नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं संजय सर वगैरह आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बिजली गुल होने के साथ जिला अस्पताल में छाया अंधेरा, मरीज होते रहे परेशान, व्यवस्थाएं नाकाफी। दमोह जौनपुर हाईवे पर लगा 12 घंटे का जाम, लोग होते रहे परेशान। दमोह नगर पालिका का अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आयोजित सम्मेलन स्थगित। दमोह के बजरिया वार्ड में लाखों की चोरी। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह जिला अस्पताल की, जहां का हाल बेहाल है। लगातार यहां की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए कवायद चल रही है, लेकिन सारी कवायदें तब धरी की धरी रह जाती जब यहां पर बिजली गुल होने के साथ ही घोर अंधेरा नजर आता है। संपूर्ण परिसर अंधेरे में डूब जाता है। बताया जाता है कि यहाँ पर हर यूनिट में जनरेटर लगे हैं, लेकिन वो चालू नहीं होते। डीजल के बिल हालांकि हमेशा निकलते रहते हैं, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन अंधेरा है। यहाँ पर ओपीडी में अंधेरा है, कंप्यूटर लैब में अंधेरा है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। लोग मोबाइल की टॉर्च में काम करने के लिए बेवश हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि व्यवस्थाओं के नाम पर किस तरह से यहाँ पर जिला अस्पताल में काम होता है। करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जाती है, तमाम तरह के इंतज़ाम होते हैं, लेकिन जब लाइट चली जाती है तो यहाँ पर लाइट चालू करने वाला भी कोई नज़र नहीं आता। घंटों तक लाइट बंद रहती है, मरीज परेशान होते हैं, उनके परिवार के लोग परेशान होते हैं। वैसे भी दमोह जिला अस्पताल से एक बच्चा चोरी होने का मामला सामने आ चुका है। जब अंधेरा रहेगा तो सुरक्षा व्यवस्था भी भगवान भरोसे हो जाती है और यहाँ की व्यवस्थाएं भी भगवान भरोसे रहती हैं। इस संबंध में हमने सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश राय से चर्चा की, तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुना देते हैं। सर नाइट में हॉस्पिटल की लाइट नहीं थी सर, क्या वजह थी? हाँ, कुछ तकनीकी खराबी कारण लाइट की व्यवस्था थोड़ी देर की चली गई थी। मैं तुरंत आया और तुरंत हमारे इलेक्ट्रिशियन भी आ गए थे, उन्होंने तुरंत सुधार कर दी और लाइट आ गई थी। सर मरीजों को भी परेशानियाँ हुई? कुछ देर की परेशानी हुई थी, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो गई। जिला अस्पताल को बदनाम करने में जिला अस्पताल के कुछ अधिकारी हमेशा ही लगे रहते हैं। यही कारण है कि ना तो व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाता है, ना ही यहाँ पर मरीजों का हाल देखा जा रहा है। लाइट अगर गुल थी तो यहाँ पर जो जनरेटर है उन्हें प्रारंभ कराया जा सकता था,
संपूर्ण परिसर में मरीजों को दिक्कत नहीं होती, लेकिन जानबूझकर दमोह जिला अस्पताल हमेशा मीडिया की सुर्खियों बने रहने के लिए इस तरह के कार्य कर रही है। देखने लायक होगा कब तक अंकुश लग पाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह देहात थाना अंतर्गत सिंहपुर से एक मामला सामने आया, जहां पर बताया जाता है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। युवक का जो शव है वो उसी के घर के अंदर मिला है। युवक दिल्ली गया हुआ था, वहां से मजदूरी करके वापस लौटा, उसके पास कुछ पैसे भी थे। बताया जाता है किसी के द्वारा ये पैसे उससे ले लिए गए थे, छुड़ा लिए गए थे, ऐसा बताया जा रहा है। इसको लेकर युवक परेशान चल रहा था। इसके बाद युवक के द्वारा ये अप्रिय कदम उठाया गया। 3 दिन के बाद युवक की लाश उसके ही घर के अंदर मिली है। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। काफ़ी गंभीर मामला है, जहां युवक की मौत हुई है। दिल्ली से युवक वापस आया था और उसके बाद उसके साथ कोई घटनाक्रम हुआ और अब उसकी लाश मिली है। क्या परिजन बता रहे हैं, आइए सुनते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा रम्मू, कहाँ के रहने वाले हैं? सिंगापुर के। ये कौन है आपका? भतीजा है मेरा। क्या नाम है इनका? उसका देवेंद्र नाम। क्या करता था ये, क्या कर लिया इनने? ये दिल्ली गया था तो आया था तो बोला कि मैं ठीक है, मैं यहाँ गया हूँ चाचा। मैं ठीक है, अच्छे आ गया। तो बोलता चाचा पैसा घर लुट गया मेरा। मैंने कहा बेटा परेशान ना, तेल में लाटा दिया और पैसा दे दिया तो बेटा बना ले, और जब ना हो तो अपने घर इधर आ जाना चाची के घर। क्या कर लिया इनने? अब इन्होंने क्या है, वो उधर गए तो गांव वाले बोले कि तुम जाओ उधर, तुम्हारे उधर घर में कुछ बसा रहा है। मैंने देखा, मैंने किया, मुझे मालूम नहीं था, पता ही नहीं था। तो उसमें गया, उस पर 5 पे लटका। क्या नाम है इनका? देवन। कहाँ लुट गया था पैसा, कैसा पैसा वो? पैसा उसका गांव में लुट रहा था। कैसे, किसी ने? अब किसी की क्या कहते हैं, गांव में जो कुछ कोई पता नहीं है। किसी ने लूट कर ली थी इनके साथ? और वो सामान वगैरह, बासन मासन चुरा लिए थे किसी ने। पुलिस अब मामले की जांच करेगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत लगातार चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। अभी पॉस कॉलोनी में चोरी हुई, वहीं SPM नगर में भी कई बार चोरी की वारदात घटित हुई है। अब मामला बजरिया बाट तक पहुंच गया है, जहां पर चोरी की घटना घटित हुई है। बताया जाता है कि एक परिवार में ऐसी चोरी हुई जहां पर बर्तन तक चोर चुरा कर ले गए। सोने चांदी का सामान, नकदी पर भी चोरों ने हाथ साफ किया। काफी गंभीर मामला है। बताया जाता है पीड़ित परिवार सामने वाले घर में सो रहा था और उसके साथ ही यहाँ पर जो 3 कमरे बने हुए हैं उसमें चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया। ताला तोड़ा गया, प्रवेश किया गया, यहाँ तक कि बर्तन जो यहाँ रखे हुए थे उससे भी चोर चुरा कर ले गए। क्या पूरा मामला है, किस तरह से घटनाक्रम हुआ, इस संबंध में हमने पीड़ित परिवार से चर्चा की। क्या नाम है आपका, किस जगह रहते हैं? बेटा बजरिया वार्ड नंबर 6 में रहते हैं। क्या हो गया? हमारे घर में चोरी हो गई। हम लोग रात में सोते रहे और हमारे घर की चोरी हो गई। कैश मैश बर्तन भाड़े सब ले गए। लगभग पीने का सामान। कितने की चोरी हुई है और क्या क्या सामान गया है? कम से कम 50-60 हजार रुपये की चोरी हुई है। 40 हजार रुपये कैश, 20 हजार के गैस और वही उसमें सामान, राशन, खाना, पूरा सामान। कितने घरों में चोरी हुई है? अभी हमारे पहले घर में 2 घर में 3 कमरा है। 3 कमरों में चोरी हुई है। क्या क्या सामान गया है? गैस का, हमारा खाने पीने का पूरा राशन पानी, पहनने के कपड़े और उड़ने के सब चले गए। सोने चांदी की चीजें गई हैं? हाँ, सोने की चीजें, चांदी की जो मंगलसूत्र रखे थे डिब्बा में वे भी ले गए। वो पैसा भी रखे थे नगद। लगभग 3 कमरों में कितने की चोरी हुई? 40 हजार नगद, 60 हजार रुपये की चोरी हुई है। FIR किया आपने? FIR हम गए थे, आवेदन दे आए हैं। आवेदन को नहीं लिखिया, कहते सभी आएंगे।
आए थे मुलाज करके ले गए पूरी पूरी बना के घर की। क्या नाम है आपका? भैया दीपेश रायकवार नाम है हमारा। किस जगह रहते हैं? बजरी वार्ड 6 निवासी लड़क नगर कॉलोनी। रात को 12 बजे हम लोग यहाँ पर घर पे सोए। 12 के बाद पिताजी की 2:40 पर नींद खुली तो यहाँ देखा कि दोनों घर की तीनों घर की चोरी हो चुकी है, ताला टूटा। फिर वहाँ पे देखा तो सारा सामान ले गए चोर, खाने का गैस चूल्हा कुकर वगैरह हर चीज़, और सोने चांदी की वस्तु ले गए, जो नए कपड़े थे वह भी ले गए, जितनी वस्तुएं थी घर सामग्री की सारी ले गए। लगभग कितने रुपए की चोरी हुई है? क्या? लगभग 40,000 रुपये पिताजी बताए, 40,000 कैश रखे थे। उसके बाद माताजी के कुछ जेवरात थे वो गए हैं। लगभग टोटल कितना हुआ होगा? टोटल पिताजी तो बोल रहे हैं 50-60, लेकिन उनको अंदाजा नहीं, कम से कम 50-60 की तो कम से कम चीज़ें ही थी, और 40,000 कैश, 1-1.5 लाख रुपये का नुकसान। 1-1.5 लाख रुपए की चोरी हुई है। कितने कमरों में चोरी हुई है? 3 कमरों में हुई है। देखने लायक होगा चोर कब तक पकड़े जाते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। छत पर खेलते वक्त एक बिच्छू के द्वारा एक मासूम को अपना निशाना बनाया गया। बताया जाता है कि 2 वर्ष के बच्चे को बिच्छू ने काट लिया, जिसके बाद उसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था और उसके बाद उसका उपचार भी किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आज सुबह पुलिस के द्वारा शव का पंचनामा किया गया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया है। मामले में पुलिस की जांच जारी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? अगारा के रहने वाले हैं। ये कौन है आपका? ये मेरे मतलब नाती का नाम। क्या नाम है इनका? अतुल। कितने साल का है? 3 साल का। क्या हो गया? उसको बिच्छू ने काटा। कौन से बिच्छू ने काटा? देखा आपने? देखा। कौन से बिच्छू ने काटा? ऐसा बुरा था। क्या कर रहा था बच्चा? कहाँ था? छत पर खेलते समय पर बिच्छू ने काटा है। कब की घटना है? कल 5 बजे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह जबलपुर नेशनल हाईवे का हाल बेहाल है। MPRDC के पास पहले ठेका था, ठेका खत्म होने के साथ ही यह रखरखाव नहीं किया गया, भले ही करोड़ों अरबों रुपए की राशि फायदे के रूप में विभाग को मिली हो। अब NHAI के पास इसका ठेका पहुंच चुका है, उसके द्वारा इसका निर्माण कार्य कराया जाना है, लेकिन उसके पूर्व जिस तरह के हालात हैं उसे देखकर ये लगता है कि शायद प्रशासनिक अधिकारियों की आंखें बंद हैं। जी हाँ, सिगरामपुर के समीप इतने बड़े गड्ढे हैं कि ट्रक का टायर समा जाता है। बीती रात भी कुछ ऐसा हुआ। रात लगभग 12 बजे यहाँ पर जाम लग गया। 12 घंटे तक ये जाम लगा रहा। यहाँ पर ट्रक का सुधार कार्य हुआ, तब कहीं जाकर ट्रक को यहाँ से अलग कराया जा सका और उसके बाद यहाँ पर आवागमन प्रारंभ हुआ। 12 घंटे तक यूं ही ट्रकों के पहिए थमे रहे। यहाँ से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया था। लोग दूसरे रास्तों से जबलपुर निकले। बताया जाता है पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन पुलिसकर्मी कोई विशेष मदद नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ट्रक खराब हुआ था। ऐसे में पुलिस यहाँ व्यवस्थाओं में लगी रही। बाद में किसी तरह से मैकेनिक को सुधरवा कर ट्रक को आगे बढ़वाया गया, तब जाकर जाम खुल पाया। लेकिन बताया जाता है कि जाम खुलने के 1 घंटे बाद पुनः जाम लग गया क्योंकि फिर एक ट्रक फंस गया। काफ़ी बेकार स्थिति है यहाँ पर सड़क की। पूर्व में भी अवगत कराया गया था, लेकिन किसी ने कोई कदम नहीं उठाए। अब अंततः जाम ये लगा स्थिति सामने आई। कितना लंबा जाम है? ये संग्रामपुर की चौकी से जाम लगते हुए है, जो ट्रक खड़े ना चौकी से खड़े हैं। क्या वजह थी जाम लगने का? गाड़ी फंस गई थी, गड्ढे हैं बड़े बड़े। तो क्या हुआ? मतलब ट्रक का क्या कुछ टूट गया? क्या टूटा कुछ नहीं है, गड्ढे हैं बड़े बड़े। अगले टायर घुस गए हैं गड्ढे में आगे, एक टायर आगे नहीं बढ़ा तो फिर लाइन से लगते ही जा रहे, चौकी से लगते। क्या लगता है कब तक जाम खुल जाएगा ये? बस हमारी गाड़ी आ गई है, अभी थोड़ी खुलवा दे रहा हम। अच्छा। जबलपुर मार्ग पर 2 ट्रक जो है अलग अलग दिशाओं से आने वाले जो है सदघटिया जो के पास खराब होने की सूचना हुई थी और जिस कारण जो है आवागमन बाधित हो गया था। जो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई वैसे ही पुलिस द्वारा रात्रि से मार्ग को जो है सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया गया।
पर रोड जो है ख़राब होने के कारण कुछ जो भारी वाहन है वो रोड में जो बने गड्ढे हैं उसमें धंस जाने के कारण बीच बीच में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और अभी भी हम प्रयासरत हैं कि जितने जल्दी ये जाम की स्थिति को नियंत्रण में ले आए और आवागमन जो है सुचारू रूप से चालू किया जाए। जमीरा विधायक प्रदेश के संस्कृति मंत्री के द्वारा भी इस संबंध में एक लेटर लिखा गया था, लेकिन उसे भी अनदेखा कर दिया गया और गड्ढों तक को भी यहाँ पर नहीं भरवाया गया। खास बात है कि अगर पैच वर्क हो जाता तो शायद वाहन नहीं फंसते और यहाँ पर सुचारू रूप से यातायात सुगम तरीके से चलता रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज हम लोगों ने NHAI के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनसे चर्चा की थी। आज उनके कुछ अधिकारी भी यहाँ आए हैं। मुझे लगता है कि जो पैच उनका स्वीकृत हुआ है उस पर अब जल्द काम शुरू हो जाएगा। वो लोग बारिश के जाने का इंतजार कर रहे थे, अब जल्दी काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मैंने MPRDC से अनुरोध किया था कि वो इमीडिएटली आकर के एक ऐसा मिनिमम पैच वर्क वहां पर करें जिससे कि वाहनों को निकलने में असुविधा न हो। तो आज रात तक उनकी पूरी टीम वहां पर पहुंच जाएगी और खास तौर से जो गिरी दर्शन वाला जो स्पॉट है वहां से लेकर के रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा तक ये जो पेच है इसमें वो लोग पूरा पेच वर्क करेंगे। काम मुझे उम्मीद है कि आज शाम से या कल सुबह से प्रारंभ हो जाएगा। जहां मंत्रियों के लेटर की अनदेखी हो रही है तो वहीं लोगों की समस्याओं को भी अनदेखा किया जा रहा है। देखने लायक होगा कब तक सुधार हो पाता है। सिगरामपुर से सहयोगी दिवेश जैन के साथ संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह नगर पालिका पर कांग्रेस का कब्जा। श्रीमती मंजू बीरो इंदिरा इसकी अध्यक्ष हैं। कुछ समय पूर्व भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के द्वारा दमोह कलेक्टर से मुलाकात करने के साथ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही थी। दमोह कलेक्टर के द्वारा सम्मेलन बुलाने के लिए 4 तारीख की डेट निर्धारित की थी। 4 सितंबर को यह सम्मेलन दमोह नगर पालिका में होने वाला था, जिसको लेकर कई तरह की कवायद चल रही थी। जहां माननीय न्यायालय में भी एक याचिका दाखिल की गई है। वहीं दमोह कलेक्टर के द्वारा आज अपना अहम फैसला सुनाया गया। उनके द्वारा जब तक न्यायालय का फैसला नहीं हो जाता तब तक संपूर्ण प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। न्यायालय के द्वारा जो निर्णय आएगा उसके बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। जो माननीय नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उस प्रकरण में राज्य सरकार से अधिसूचना जारी होने के बाद मैंने ये आवश्यक समझा था कि इस विषय में महाधिवक्ता मध्य प्रदेश जबलपुर का अभिमत लिया जाए। हमने उनका अभिमत लिया जो कि कल हमको शाम को प्राप्त हुआ और उस अभिमत में ये चीज ज्ञात हुई कि माननीय अध्यक्ष नगर पालिका दमोह द्वारा एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसमें उन्होंने जो अपर कलेक्टर दमोह द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है 4 तारीख के सम्मेलन का, उस नोटिस को और सम्मेलन को आहूत करने को, दोनों चीजों को उन्होंने चुनौती दी है। और ये भी महाधिवक्ता के अभिमत में बताया गया कि 3 तारीख को उस पर माननीय न्यायालय में सुनवाई नियत है। ऐसी स्थिति में चूंकि मामला सब जुडिस है, न्यायालय में विचाराधीन है, तो इसीलिए हमने एक आदेश पारित करते हुए अंतिम निर्णय तक, जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं आता तब तक के लिए जो प्रक्रिया सम्मेलन की और आहूत करने की थी उसको स्थगित किया है। मेरा वही निवेदन है कि चूंकि अब ये मामला पूरा माननीय उच्च न्यायालय में है तो इस पर, इसकी मेरिट पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जो माननीय उच्च न्यायालय निर्णय देगा उसके परिप्रेक्ष्य में फिर आगामी कार्रवाई की जाएगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर जाम लगा हुआ था। इसी बीच एक ट्रक से काफी बदबू आ रही थी। मामला जो है वो हिंदू संगठनों तक पहुंच गया, जिसके बाद हिंदू संगठनों के पदाधिकारी यहां पर पहुंचे, जिनके द्वारा देखा गया कि किस तरह से यहां पर जो ट्रक खड़ा उससे बदबू आ रही है। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई। बजरंग दल के गौरक्षा समिति के सदस्य बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे, जिनके द्वारा ट्रक के पहले पुलिस से जो कागजात थे उसे चेक करवाने का प्रयास किया गया। बाद में सैंपलिंग का काम भी यहाँ पर प्रारंभ हुआ। सिगरामपुर चौकी प्रभारी आलोक त्रिपुरे ने बताया कि दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर लगे जाम में एक ट्रक संदिग्ध खड़ा हुआ है। गौरक्षा समिति के सदस्यों के द्वारा यहाँ पर जमकर हंगामा किया गया और जो मांस था उसकी जांच कराने की बात कही गई। इस संबंध में
आज हिंदू संगठन के पदाधिकारियों से विश्व हिंदू चर्चा परिषद की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि सिगरामपुर के जंगलों में जाम में एक अज्ञात गाड़ी फंसी हुई है, जिसका नंबर था MP 13-4337, जो बदबू आ रही थी। चेक करने पर पूरी गाड़ी से बहुत तेज बदबू आ रही थी। संभवतः ऐसा लग रहा था जैसे इसमें गौवंश का मांस वगैरह हो। कार्यकर्ताओं द्वारा चेक करने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस इस पर घटनास्थल पे पहुंची। जो गाड़ी पुलिस चौकी सिगरामपुर में लाके खड़ी गई है। अभी वेटनरी डॉक्टर आ रहे हैं, उनके द्वारा जांच उपरांत ये पता चलेगा कि इसमें किस प्रकार का गौवंश का मांस है कि क्या है। और थाना सिगरामपुर में खड़ी हुई है गाड़ी अभी। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। वहीं चौकी प्रभारी के द्वारा बताया गया। दमोह जबलपुर मार्ग पर कुछ वाहनों का जाम लग गया था। इसी दौरान ये जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई कि एक संदिग्ध वाहन जिसमें गौ मांस का संदेह इनके द्वारा जाहिर किया गया, तो उक्त वाहन को चेक किया गया तो उसमें कुछ दस्तावेज हम लोगों को मिले जो बजरंग दल वालों ने दिए, जिसमें उक्त वाहन में लेदर जो है चमड़ा होने का उल्लेख है कि अंकित है यहाँ पर उसके बिल में, जिसकी जांच उसमें संबंधित वाहन में क्या रखा गया है उसकी जांच पशु चिकित्सक द्वारा की अभी हमने उनको किया है, पत्राचार किया है और वो आते हैं उनके उसके अग्रिम की कार्रवाई की जाती है। नहीं, इनके पास दो जो दस्तावेज, एक बिल्टी है और एक ई-वे बिल है। अब इसमें क्या क्या दस्तावेज और होते हैं, अब वो संबंधित ड्राइवरों को भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी वाहन इसमें क्या रखा गया है वो स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो अगर वैध होगा तो फिर उसको निर्बाध रूप से उसको जाने दिया जाएगा और अगर कोई संदिग्ध होता है तो उसकी जांच की जाती है और मौके पर नहीं है फरार। सिगरामपुर से निवेश जैन की रिपोर्ट। दमोह जिले के बटियागढ़ विकासखंड के माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक माधव पटेल को उनकी शैक्षणिक गतिविधियों में शानदार काम करने के लिए शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस संबंध में हमारे रिपोर्टर आजम खान ने शिक्षक माधव पटेल से विस्तार से चर्चा की। नमस्कार, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आजम खान। आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, दमोह के शिक्षक जिन्हें कि 5 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मान करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए स्वागत है माधव पटेल साहब, जो कि शिक्षक है लिधौरा के। सर, जैसे ही आपको ये सूचना मिली तो कितनी खुशी होती है जब अपने कामों को लेकर कोई पुरस्कार देश का सर्वोच्च राष्ट्रपति आपको देने जा रहे हैं? निश्चित रूप से बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये लगा कि जो प्रयास हम कर रहे थे उसका प्रतिफल के रूप में सामने आया है। तो बड़ा अच्छा लगा। जो विद्यालय के संबंध में, विद्यार्थियों को उपस्थिति के संबंध में हमारे प्रयास थे, तो वो राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने गए और उनका मूल्यांकन करके हम लोगों को जो सम्मान करने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया, वो एक सौभाग्यशाली क्षण है। सर, ऐसी कौन कौन सी विधि थी जो कि आपने अपनाई अपने बच्चों के लिए कि जिसके एवज में आपको ये आज पुरस्कार मिलने जा रहा है? इसके लिए 2 प्रयास हमारे प्रमुख थे। पहला प्रयास ये था कि हम विद्यार्थियों को स्कूल तक ले आए, क्योंकि अगर विद्यार्थी स्कूल नहीं आएगा तो बाकी की प्रक्रिया के कोई मायने रह नहीं जाते। इसके लिए हमने बच्चों के लिए साप्ताहिक पुरस्कार प्रारंभ किया। उसमें होता ये था कि बच्चा 7 दिन जो सबसे अधिक आया उसको हम प्रार्थना सभा में सम्मानित करते थे और बोर्ड पर उसका 7 दिन तक नाम लिखते थे और प्रार्थना सभा संचालित करने का भी उसको मौका मिला। तो यहाँ बच्चों तक हम सीमित ना रहे कि फिर हमारे अभिभावकों पर, कि जिस अभिभावक का बच्चा 1 महीने में सबसे ज्यादा आया उसके घर जाके हमने उसको सम्मानित किया, अभिभावक को। तो जो पड़ोस के अभिभावक थे वो भी लगा कि ये क्यों सम्मानित हो रहे, तो पता लगा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनका बच्चा सबसे ज्यादा गया। तो उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और उन्होंने भी अपने बच्चों को भेजना शुरू किया। जैसा कि आप जानते हैं, बुंदेलखंड में पीले चावल देने की बड़ी परंपरा है, उनका कोई आमंत्रण ठुकरा नहीं सकता। तो हमने पालकों को पीले चावल दिए कि आप बच्चों को भेजा और उनने वो हमारा निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और बच्चे आ गए हमारे विद्यालय तक। इसमें एक जो
सबसे महत्वपूर्ण प्रयास हमारा था वो था बच्चों की हमने टोली बना दी। एक बच्चा दूसरे के यहाँ जाएगा, 2 मिलके तीसरे के यहाँ जाएंगे, 3 मिलके चौथे के यहाँ। तो यदि चौथे वाले को आना भी नहीं होता था तो फिर ये लगता था 3 बच्चे आ गए तो वो आ जाएगा। और जो 15 अगस्त है उसमें हमने अभिभावकों को जो पूरे सत्र में बच्चा सबसे अधिक आया उनको सम्मानित हमने किया। तो पूरे गांव ने देखा कि इसको क्यों किया, बोले इसका बच्चा सबसे ज्यादा गया। तो एक जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है वो पालकों में भी उपजी और हमारी उपस्थिति 100% की स्थिति में आ गई। मतलब ये था कि ड्रॉप आउट बिल्कुल नहीं था, उपस्थिति 100% आने लगी। इस तरह के प्रयास सर कोरोना काल में भी देखा है जो आपके काम हुए हैं कि आपने जब लोग नहीं निकल पा रहे थे तो कोरोना काल में आप घर घर गए और आपने उनके घर में बच्चों को पढ़ाया। कैसी पहल थी वो आपकी? वो भी एक बड़ा चिंता का विषय था कि यदि हम बच्चों को अभी छोड़ देंगे तो लर्निंग लॉस इतना हो जाएगा कि जब 1 साल बाद बच्चा हमें मिलेगा तो कैसे हम पिकअप कर पाएंगे। तो कोविड प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो करते हुए हमने मोहल्ला कक्षाओं का संचालन किया था और 4-4 बच्चे बुला के जो मास्क प्रोटोकॉल सैनिटाइजर था उसका उपयोग कर दिए। हमने लर्निंग गैप नहीं आने दिया और उसका प्रतिफल ये रहा कि हमारे बच्चे जो 10th का रिजल्ट था उसमें भी अच्छे रहे, ओलंपियाड में भी अच्छे रहे, विभिन्न प्रतियोगिताओं में बराबर उन्होंने स्थान हासिल किया। अच्छा, क्या समस्याएं जाती हैं जैसे दूसरे अंचलों में है ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी लेकिन आपका ग्रामीण अंचल था, ऑनलाइन क्लासेस तो संभव थी नहीं, तो उसके लिए कैसे प्रयास किया? उसके लिए ही हमने मोहल्ला क्लास चुनी थी कि हम मोहल्ले में जाएंगे और 1-1 घंटे बैठ के वहां के जो 4-4, 5-5 बच्चे उनको इकट्ठा कर लेंगे। क्योंकि आर्थिक रूप से भी हमारा क्षेत्र उतना सक्षम तो है नहीं, आज भी नहीं था, पहले भी नहीं था। तो उसके लिए चूंकि ये बाधा ना बने बच्चों की शिक्षा की, इसलिए हमने मोहल्ला चिन्हांकित करके बच्चों को चिन्हांकित करके वहां बुलाया और उनके साथ शिक्षण की प्रक्रिया की और उसमें हम बहुत सफल रहे। जैसा कि सर आपने कहा कि सारे बच्चे स्कूल आते हैं, आपका जो परीक्षा फल परिणाम रहता है वो कितना रहता है? आपकी 6th क्लास है, 7th है और 8th क्लास है, तो उसका परीक्षा परिणाम जो आता है वो कैसा आ रहा है? जी, परीक्षा परिणाम बिल्कुल 100% है और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ ड्रॉप आउट 0 है। यदि 25 बच्चों ने एडमिशन करवाया 6वीं में तो 8वीं में भी 25 ही निकलेंगे, कोई बच्चा बाहर नहीं जाएगा। कोई बाहर से आ जाता है एडमिशन करने वो अलग बात है, कोई बच्चा ड्रॉप आउट हमारा नहीं है। अच्छा, ड्रॉप आउट का प्रतिशत 100% जो है आपके एडमिशन रहते हैं, किसी तरह के कोई बच्चे स्कूल छोड़ के नहीं जाते हैं। एक चीज और देखने आई है कि कुछ गरीब बच्चे रहते हैं जिसकी फीस भी पूरी नहीं हो पाती, किताबें नहीं ले पा रहे, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? कौन से प्रयास होते हैं? क्या इसके लिए बहुत अच्छा हुआ, हमारे राज्य शिक्षा केंद्र ने व्यवस्था की है। पुस्तकें तो पहले से निःशुल्क हैं, फीस हमारे यहाँ लगती नहीं है, लेकिन एक साथ किया ने एड ग्रेड करके एक पुस्तक चला दी। तो जो कॉपियों का काम होता था लिखने का, अब उसमें ही खाली जगह मिल गई है, क्वेश्चन लिखा है तो आंसर भी उसमें लिख दें। तो जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, क्रय नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए भी कोई समस्या नहीं है, बढ़िया उनको सब सामग्री उपलब्ध हो रही है। सर आपकी ड्यूटी हमेशा देख में जानते हैं, आप मास्टर ट्रेनर भी हैं, होंगे स्टूडेंट है जो आपके टीचर्स कम है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या सुविधाएं होना चाहिए सरकार की तरफ से? जी, इसके लिए एंगेजमेंट सबसे अच्छी व्यवस्था होती है कि भाई, और उसके लिए शिक्षक को समर्पित होना पड़ेगा। निश्चित रूप से दूसरी जगह अगर एंगेज है तो आपको बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा क्लास जो होती है स्कूल के पहले, स्कूल के बाद, वो जब आप पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो बच्चे और समुदाय दोनों रिस्पॉन्स करते हैं। तो यदि ऐसी कहीं दोहरी भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है तो हमें अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, अतिरिक्त समर्पण के साथ काम करना होगा। सर देखने में आ रहा है मध्य प्रदेश का रिजल्ट और उत्तर प्रदेश का रिजल्ट जो आया है अभी 10th का और 12th का, तो वो दूसरे प्रदेशों से, पूरे देश से बहुत ही कम है। तो क्या वजह रही होगी और इसके लिए क्या प्रयास आपकी तरफ से, मतलब एक क्या सुझाव है हो सकते हैं? देखिए, रिजल्ट कमजोर आने की बहुत सारी परिस्थितियां प्रभावी होती हैं, वो उन पर चर्चा एक अलग विषय होता है, लेकिन क्या करें उसके लिए है। एक कक्षा में 3 स्तर के हमारे बच्चे हैं, एक बहुत अच्छे हैं, कुछ एवरेज हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको शैक्षणिक सहयोग की और आवश्यकता है। तो जब शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा होता है तो उसके मस्तिष्क में तीनों कैटेगरी होनी चाहिए और उसको ये लगना चाहिए कि हमें अंतिम छोर पर बैठे बच्चे तक पहुंचाना है। तो जब वो अपनी पेडागोजिकल प्रोसेस में वो बदलाव करेगा तो निश्चित रूप से उस बच्चे की सहभागिता करनी है। इसके लिए एक बहुत अच्छी तकनीक होती है, कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग में ये होता है कि हमने एक पर्ची में नाम लिख लिए बच्चों के उसमें, और जिसका नाम निकलेगा उसको आंसर देना पड़ेगा। तो कोई बच्चा ये नहीं सोचता कि मेरा नाम नहीं आएगा, पूरे में अटेंशन रहती, हो सकता है पीछे वाले का नाम आ जाए, हो सकता है बीच वाले का नाम आ जाए। तो कोल्ड कॉलिंग जो प्रोसेस है वो सबसे अच्छी है बच्चों को सक्रिय रखने में। सर देखने में आ रहा है कि
लगभग मध्य प्रदेश में अभी 1000 से ज्यादा ऐसे विद्यालय हैं जहां पे टीचर नहीं है, तो उनके लिए क्या आप सलाह देंगे सरकार को? देखिए, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, जैसा अभी चर्चा में है और पता है भी अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है। अतिशेष से आशा ये था कि पहले वहां दर संख्या रही तो टीचर पोस्टेड हो गए, आज वहां एनरोलमेंट कम हो गया तो टीचर वापस बुलाए जा रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, ऐसे स्थानों को भेजे जा रहे हैं जो शिक्षक विहीन है या एकल शिक्षकीय हैं। तो निकट भविष्य में इसके हमें सुखद परिणाम मिलेंगे और शिक्षक समग्र रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सर, जैसे कि जो एनडीटीवी चैनल है, आपकी शिक्षा जगत की जो भी परेशानी रहती है, जो भी समस्याएं हैं या जो नवाचार होते हैं, उसको लेकर हमेशा हम लोग चर्चाएं करते रहते हैं और देते हैं। अगर मेरी जगह आप एनडीटीवी के रिपोर्टर होते तो आप मध्य प्रदेश सरकार को क्या सलाह देते कि क्या ऐसा हो कि बहुत अच्छा हो शिक्षा जगत? इसमें हम और अच्छे परिणामों के लिए एक आग्रह कर सकते हैं कि जैसे हाई स्कूल में विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, ठीक अगर माध्यमिक शालाओं में ये हो जाए कि अगर 6 विषय संचालित होते हैं तो 6 शिक्षकों की कैसे ना कैसे प्रति हो जाए। खासतौर से जो हमारे प्रमुख विषय हैं, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे विषय जो प्रमुख माने जाते हैं, इनके तो शिक्षक होने ही चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक दूसरे विषय को आसानी से पढ़ा लेता है, परंतु जो इंटरेस्ट उसका खुद के सब्जेक्ट में होता है वो अद्वितीय होता है। तो कक्षा 6 और 7, 8 भी छोटी नहीं है, तो विषयवार शिक्षकों की अगर व्यवस्था हो सके भविष्य में तो ज्यादा हमें और अच्छे परिणाम मिलेंगे। कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो देखकर सीखते हैं और खेल खेल में सीखते हैं। इस तरह के आपके प्रयास रहे हैं और देखकर सीखने में मैंने देखा है आपको कि आप कभी भी एक कदम भी बिना हेलमेट के नहीं चलते, है ना। ये शिक्षा है आपकी बच्चों के लिए, क्योंकि देख के बच्चे सीखेंगे। जैसे शिक्षक होंगे, जैसे गुरु होंगे, वैसे शिष्य होंगे। तो ऐसी क्या सलाह आप बच्चों को देना चाहती हो, कैसे सीखते हैं? निश्चित रूप से शिक्षक का एक बहुत ही आदर्शात्मक स्थिति है। शिक्षक को पता नहीं रहता लेकिन उसके बच्चे उसको आदर्श मन ही मन में बैठ लेते हैं। तो शिक्षक को आत्म अनुशासित होते हुए वो कार्यविधि करनी पड़ेगी जो स्वयं के बच्चों से चाहता है, समाज से। तो समाज भी शिक्षक से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं लगा रहता है, इसलिए शिक्षक को ईमानदारी से अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए बच्चों में वो संस्कार प्रेषित करने हों। तो ये थे हमारे साथ माधव पटेल जी, जो दमोह के शिक्षक हैं। इन्हें आगामी 5 जो सितंबर है उसको महामहिम राष्ट्रपति महोदया सम्मानित करने जा रही हैं दमोह की ओर से और एनडीटीवी की ओर से। सर, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं हूं आजम खान, दमोह से। जिले के हिंडोरिया नगरी की राजगढ़ी में आज 1857 की क्रांति की याद ताजा हो गई। 31 अगस्त को हिंडोरिया पर राजा किशोर सिंह की राजगढ़ी सहित हिंडोरिया पर आज ही के दिन अंग्रेजों ने हमला किया था। राजघराने और उनके परिवार के लोगों ने राजा किशोर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के साथ हर्ष फायर करते उन्हें याद किया। आज का दिन, आज की तारीख याद रहेगी, क्योंकि 1857 31 अगस्त के ही दिन दमोह जिले के हिंडोरिया की राजगढ़ी में, और या यूं कहें कि पूरे हिंडोरिया नगर में अटैक किया गया था, हमला बोला था अंग्रेजों ने, जिसको पूरे के पूरे हिंडोरिया के गांव को तबाह बर्बाद किया था। वो दिन और वो वक्त, वो तारीख आज की ही थी, 31 अगस्त। राजा किशोर सिंह अमर रहे, अमर रहे। राजा किशोर सिंह अमर रहे, अमर रहे। राजा किशोर सिंह अमर रहे। आज हिंडोरिया नगर में 1857 की क्रांति में अखंड भारत के अंतिम नायक राजा किशोर सिंह लोधी की गौरव गाथा को याद किया गया। आज ही के दिन 31 अगस्त को अंग्रेज सरकार ने मध्य प्रदेश में दमोह जिला स्थित हिंडोरिया राजगढ़ी को 1857 क्रांति का प्रमुख ठिकाना बनाकर हिंडोरिया राजगढ़ी को अंग्रेजों ने 8 पाउंड की तोपों के गोलों से उड़ा दिया था। साथ ही संपूर्ण गांव को आग के हवाले करके नष्ट कर दिया था। वो तारीख आज की ही 31 अगस्त का दिन था। आज ही के दिन अंग्रेजों के आक्रमण से बचने के लिए 1857 क्रांति में अखंड भारत के अंतिम नायक राजा किशोर सिंह लोधी की सेना के बहुत सारे सैनिक हिंडोरिया स्थित मंदिर में छुप गए थे। जब ये सूचना अंग्रेज सेना को मिली तो उन्होंने मंदिर पर भी तोप चला दी थी, जिसमें राजा किशोर सिंह लोधी के सैकड़ों सैनिक इस हमले में मारे गए थे, जिसकी यादें आज भी राजघराने के किले से जुड़ी हुई हैं। राज परिवार के वंशजों और क्षेत्र के लोगों ने आज के दिन हिंडोरिया राजगढ़ी में उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए हर्ष फायर किए। इस संबंध में हमारे संवाददाता इम्तियाज चिश्ती ने राज परिवार कर एडवोकेट वैभव सिंह से खास बात की। हिंडोरिया नगरी की राजगढ़ी और राजगढ़ी के किले में हम मौजूद हैं, लेकिन आज भी उसके दरो दीवार
जिंदा हैं और उनकी यादें ताजा हैं। आज का दिन वो खास दिन है जब इस हिंडोरिया नगरी पर आक्रमण किया गया था, हमला किया गया था, वो भी अंग्रेजों के द्वारा। आज उनके वंशज वैभव सिंह हमारे साथ मौजूद है। राजा किशोर सिंह की ये नगरी है और हम राजा किशोर सिंह के एक किले में मौजूद हैं, राजगढ़ी में। वैभव जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जी धन्यवाद। आज क्या वजह है कि आज के दिन खास तौर पर देखा गया है कि हिंडोरिया नगरी में लोग यहाँ के राजा को याद कर रहे हैं? आज 31 अगस्त 1857 में अंग्रेज सरकार ने एक विशेष ऑर्डर निकाला था दिल्ली से, मतलब जहाँ के वो शासन करते थे, कि हिंडोरिया नगर को संपूर्ण नष्ट कर दिया जाए और किले को जमीनों-दोष कर दिया जाए, जमीन में मिला दिया जाए। इसके मद्देनजर अंग्रेज सरकार ने बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मद्रास इन्फेंट्री, जबलपुर की सेना, सागर छावनी की सेना और सब जगह की सेना मिला के 27 तोपों को लेकर 8 पाउंड की तोपें लेकर उन्होंने हमला किया। 3 दिन तक उस हमले में उन्होंने पूरा संपूर्ण हिंडोरिया नष्ट किया था। वो वक्त, वो दिन, वो तारीख आज की थी 31 अगस्त। 31 अगस्त 1857 यहाँ पर निवासरत जो लोधी ठाकुरों के घर थे, जो अहरवारों के घर थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी के घर थे, उन्होंने ये नहीं देखा तुम किस धर्म के हो। उन्होंने लाइन से, ब्रिटिश का गवर्नमेंट जब ऑर्डर करती थी तो नष्ट मतलब नष्ट, तो संपूर्ण हिंडोरिया नष्ट किया गया था और हमारे इस किले को पूरा नष्ट कर दिया गया था। ये बैठक खाना होता था राजा साहब का, जिसमें पूरे सभासद लोग आते थे। इसके 20-30 फुट नीचे वो बनी हुई है, क्या बोलते हैं, तलघरा। तलघरे से वो तालाब में निकलता था, वहां पर रानी साहब लोग सब उस समय स्नान वगैरह के लिए जाती थी। ये आज भी ये निशानियां यहाँ पर सब मौजूद है। हमने सुना जब ये यहाँ पर हमला अटैक हुआ है, जिन गोलों का इस्तेमाल हुआ है, उनकी कुछ निशानियां मौजूद हैं? वो निशानियां मौजूद हैं, गोले मौजूद हैं मेरे पास। गोले भी मौजूद? हाँ, मेरे पास पूरे गोले लोहे के हैं। हाँ, लोहे, वो उस समय का लोहा, आज भी उसमें जंग नहीं लगी है। 8 पाउंड की तोप के गोले का। राजा साहब की कुछ निशानियां हैं आज मौजूद? हाँ जी, तलवार में हाथ में पकड़ा हूँ, राजा किशोर सिंह जी की खुद की तलवार है ये। वाह। जो हमारे परिवार में जो तिलक पगड़ी बांधी जाती थी, उसको ये तलवार दे दी जाती थी। तो ये इसको खानदानी तलवार कह सकते हैं? खानदानी तलवार है। इसको सिर्फ राजा किशोर सिंह ने इसका इस्तेमाल किया। ये इसका इस्तेमाल किया, खुपरी है उसका इस्तेमाल किया, ये सारे हथियार इस्तेमाल करते थे। और ये अब इसमें अभी भी जंग नहीं लगी, आप देखो ना। क्या वजह है कि जो मुकाम आज की तारीख में, जब एक न्यू इंडिया और विकास की ओर भारत जा रहा है, लेकिन हम अपने पुराने इतिहास को खोते जा रहे हैं? देखिए, इतिहास मार्शल कम्युनिटीज का गाड़ा गया है जानबूझ के, जिसमें ये मार्शल कम्युनिटीज आज़ादी के बाद ये क्लेम ना कर पाए, दावा ना करें कि अब भारत पे हम शासन करेंगे। जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि तुम्हारे घर से कौन लड़ा था, कौन मरा था, तो फिर आप कैसे क्लेम करोगे कि हम शासन करेंगे? तो वही, इसलिए इतिहास पूरा गाड़ दिया गया भारत का। सम्राट अशोक की कहानी आप देख लो, चक्र और चिन्ह सरकार यूज कर रही, पर उनकी जयंती और पुण्यतिथि नहीं मनाती, क्योंकि जयंती पुण्यतिथि आप मनाओगे तो वो कुशवाहा कम्युनिटी से थे, कुशवाहा जुड़ेंगे, ओबीसी जुड़ेगा, उनको पता चलेगा ओबीसी 60% है भारत देश में, 39% पे सरकारें बन रही हैं। पूरे हिंडोरिया के गांव को तबाह बर्बाद किया था वो दिन और वो वक्त, वो तारीख आज की ही थी, 31 अगस्त। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। तेंदुखेड़ा ब्लॉक के ग्राम सर्रा में शासकीय बालक प्राथमिक शाला में 67 बच्चे दर्ज हैं। 1 से कक्षा 5 तक यह स्कूल है। 5 कक्षाओं के लिए केवल 1 शिक्षिका है, जहां पर बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। यह भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। कभी बिल्डिंग की छत गिर सकती है, जिससे बच्चे हादसे का शिकार हो सकते हैं। स्कूल में शिक्षकों की भी कमी है। एक तरफ सरकार स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। ग्रामवासियों ने बताया कि यहाँ पर शिक्षकों का अभाव है। बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर है, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। शिक्षा विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। बच्चे अच्छे से लाइन से बैठो ना, ऐसे नहीं बैठते हो। आपका बोर्ड कहाँ है? बोर्ड की तरफ बैठो। हो गया, सही हो गया। देखो, गलत किया गया। वेरी गुड। 27 चॉकलेट हो गई पढ़ते पढ़ते ना।
बच्चे स्कूल में 67 बच्चे दर्ज हैं। कितने बच्चे एक साथ बैठते हैं, कौन कौन सी क्लास के? कक्षा 1 से लेके 5 तक सभी बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं। एक साथ क्यों बिठा रहे हैं? चूंकि अभी शिक्षक के लिए मैं ही यहाँ पे अटैच हुई हूँ और सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, तो इसलिए मैंने कॉर्नर बाय कॉर्नर करके बिठा रखा है। ऐसी बिल्डिंग में क्यों बिठा रहे हैं बच्चों को? ऐसी बिल्डिंग में चूंकि इसकी सर ने यहाँ पहले से लग रहा है और स्कूल बिल्डिंग वहाँ बनी हुई है पीछे, पर वो रूम थोड़े छोटे हैं, इसलिए सारे बच्चों को अकेले मैनेज करने के लिए यहाँ बिठा रखा है। आपने किसी से बोला नहीं कि बिल्डिंग चेंज कराने से लगवा? इसके लिए सर ने मुझे कहा था कि आप वहाँ लगा लेना, पर अभी क्या है शिक्षक नहीं है तो आप एक साथ मैनेज कर सको और सब पे नजर रखो सको, इसलिए यहाँ पर एक साथ बिठा लो। तो बता क्या समस्या है? हमारे यहाँ ग्राम सर्रा में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक का स्कूल है, जहाँ 70 बच्चे मौजूद हैं और पढ़ रहे हैं और वर्तमान में एक ही शिक्षक के भरोसे हैं और बिल्डिंग व्यवस्था ऐसी है कि आज नहीं कल वो तो एक दिन ध्वस्त होना है और आशंका ये है कि कभी भी यदि तेज बारिश हो रही है या कोई भी आंधी तूफान तो संभव है कि वो बिल्डिंग निश्चित गिर जाएगी। और ये भी निश्चित है कि एक शिक्षक 70 बच्चों को कैसे शिक्षा ग्रहण कर सकता है, जबकि 1 से लेकर 5 क्लास तक का स्कूल है और 70 बच्चे वहाँ मौजूद हैं और एक शिक्षक के भरोसे हैं और बिल्डिंग की स्थिति गंभीर है, आज नहीं कल वो तो गिरने वाली स्थिति में है। वहीं जब इस संबंध में हमने एसडीएम से चर्चा की तो उनका कहना है कि वह इस मामले में जांच जरूर करवाएंगे। क्या कहा एसडीएम अविनाश रावत ने, आइए सुन लेते हैं। सर सर्रा में 5 क्लास 67 बच्चे एक टीचर है, शिक्षकों की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही? अब अभी आप ही के माध्यम से इस संज्ञान में आया है कि प्राथमिक बालक शाला सर्रा में 67 बच्चों के विरुद्ध एक शिक्षक कार्यरत है और जो अनुपात है वो उसमें थोड़ी सी असंतुलन है। तो मैंने बीओ साहब से बात की है और वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था शीघ्र करने को कहा है। इसके अतिरिक्त जो भवन है उसकी हालत भी ठीक नहीं है, तो भवन के लिए जीर्णोद्धार के लिए बीओ साहब से कहा गया है कि जो बजट आया है या जो भविष्य में जो बजट संभावित है और या ये डीएमआई फंड में जो बजट जिले में उपलब्ध कराया है स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए, उसमें इस संस्था को भी इस संस्था का जो है उसे अवगत करा दें उच्च स्तर पर, ताकि यहाँ भी हमको कुछ राशि मिल जाए ताकि जो उसका छप्पर खराब हो गया है उसे हम सुधार सकें और न सिर्फ शिक्षकों की व्यवस्था हो बल्कि भवन भी अच्छी हालत में हो जाए और व्यवस्थित रूप से शाला का संचालन जो है वो होने लगे। ये जल्दी से जल्दी हम ये कार्रवाई करेंगे। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक में झोलाछाप डॉक्टर बेखौफ एवं खुलेआम अस्पताल संचालित कर रहे हैं। बिना किसी की डिग्री के यहाँ डॉक्टर बने हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बैठकर लोगों का इलाज करते हैं। इनके पास ना तो किसी प्रकार की डिग्री है ना ही डिप्लोमा, फिर भी शासन प्रशासन से डरे बिना बेखौफ होकर ये अस्पताल चला रहे हैं। कलेक्टर के निर्देश के बाद भी सरेआम या झोलाछाप डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहे हैं। काफ़ी मात्रा में इनके पास दवाइयों का स्टॉक भी देखा गया। महीनों पहले तेंदुखेड़ा ब्लॉक में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, मुहिम चली थी, लेकिन इस मुहिम की हवा निकल चुकी है। कुछ डॉक्टरों की क्लिनिक सील भी हुई थी। संपूर्ण क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर सक्रिय हैं। वीडियो सर्रा गांव का है, जहां पर पंकज विश्वास नाम का झोलाछाप लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। वीडियो में देखिए किस तरह से लोगों को बाटर लगा रहा है। वीडियो सामने आने पर इलाके के एसडीएम ने झोलाछाप के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। वहीं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर आर बागरी का कहना है कि आपके द्वारा जानकारी दी गई है, वहां जाकर देखना होगा कि इनके पास किस चीज़ की डिग्री है, क्या उनके पास दस्तावेज है जिससे ये इलाज कर रहे हैं। मैं जाकर देखता हूँ।
बाहर नाम का लिखे हैं बोर्ड क्लिनिक को। वोट 30 साल हो गए, लिखे नहीं है कभी। क्यों नहीं लिखा? दिखाई नहीं है। मेरी अगर आप भारत देश में मेडिकल का जॉब कर रहे हैं जी, तो उसके लिए आपको बाहर नाम और अपना रजिस्ट्रेशन, अपना डिग्री ये आपको लिखना अनिवार्य है। 30 साल से नहीं लिखे आप क्या नहीं लिखी, चलते रहे ऐसे ही हम लिख देंगे। सर झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान की बात कही गई थी, फिर भी वो बेखौफ होकर अस्पतालें चला रहे हैं, प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? विगत महीने हमने झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ काफ़ी बड़ी मुहिम चलाई थी और अनेक डॉक्टर्स को जो है उनके क्लिनिक सील किए थे और उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। बीच में ये राजस्व का महाअभियान अभी चल रहा है, तो हम राजस्व के जो सरकार के निर्देश हैं, राजस्व के कृषकों से संबंधित कार्यों को कर रहे हैं। ये अभियान हमारा कल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर जो सर्रा क्षेत्र में, झलोन क्षेत्र में बंगाली डॉक्टर्स की आपराधिकृत रूप से क्लिनिक चलाने की शिकायत प्राप्त हुई है, तो उनमें हमने तहसीलदार और ब्लॉक मेडिकल अफसर से बात की है और निश्चित रूप से उन पर वहाँ क्लिनिक में जाके जांच की जाएगी और आपराधिकृत रूप से जो भी क्लिनिक चल रही है उनको बंद कराया जाएगा और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। झोला छाप डॉक्टर सरेआम क्लिनिक चला रहे हैं, कलेक्टर के निर्देश थे फिर भी कार्रवाई नहीं की गई है क्या? उसमें जो कलेक्टर हेल्पलाइन दमोह से जो संचालित है नंबर कलेक्टर साहब का, उसमें शिकायती प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है और संबंधित की जो शिकायत है उसमें नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी उनके खिलाफ, उनके जो डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके कि क्या पात्रता रखते हैं, एलोपैथी की है, होम्योपैथी की, या कौन से उनके पास जो वैध डिग्री है या किस पैथी से इलाज करते हैं, और संबंधित की टीम बना के जांच की जाएगी संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ अगर आपके द्वारा खबर लगी है। तेंदुखेड़ा से भारत साहू की रिपोर्ट। दमोह के अंबेडकर भवन में टेंट संचालकों की मनमानी देखने को मिल रही है। यहाँ पर खाली पड़े परिसर में टेंट संचालकों के द्वारा अपना सामान रख दिया जाता है। साथ ही यहाँ पर जो पर्दे एवं अन्य तरह का सामान होता है उसे सुखाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जब कर्मचारी उन्हें मना करते हैं तो वह नहीं मानते। इस बात को लेकर आज जब हम यहाँ पहुँचे तो बताया गया कि लगातार टेंट हाउस संचालकों की मनमानी चल रही है, उनके द्वारा यहाँ अपना सामान रखा जाता है। इस संबंध में हमने टेंट संचालकों से चर्चा की तो उनका कहना कि एक कार्यक्रम है जिसके चलते सामान यहाँ पर रखा गया है। वहीं कर्मचारियों के द्वारा अपनी बात कुछ इस तरह से रखी गई। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा दयाराम जाटव, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। ठीक है, और मुझे इन लोगों से एनर्जी है क्योंकि ये सामान व्यर्थ रखते हैं ये लोग। और कौन सा भवन है ये? अंबेडकर भवन है। क्या हो गया है? यहाँ पर सामान व्यर्थ का रखा है और इन लोगों से मना किया हमने, नहीं मान रहे ये लोग। ये व्यर्थ की हमारे विषय में बुराई कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये सामान यहाँ से अलग करवाना है। किसका सामान रखा है, कौन रखता है? दिनेश साहू टेंट हाउस, इसको अलग करवाइए। फिर भी आपका दो ऑटो खड़े हैं, पूरा सामान यहाँ डला है। सामान इसलिए ले गए,
तहसीलदार साहब का कार्यक्रम था अभी तहसील में, गीला हो गया, कल पानी गिरा, पूरा सामान फैला तहसील गिरा। तो उनने कहा था आपसे यहाँ रखने के लिए? सूख रखना ही था, सूखने के लिए। कर्मचारी का तो आरोप है कि आप यहाँ सामान रखते हैं अपना। रहता ही नहीं है यहाँ पर, ये रहता ही नहीं है। रुक बात कर, वो रहता ही नहीं है यहाँ पर। तो आप रहते हैं? चाबी बस हमारे पास रहती। क्यों रहती है आपके पास चाबी? तो कोई भी आता है जैसे यहाँ से देखने के लिए, तो बाबूजी फोन आपको किसने चाबी दी है अम्बेडकर भवन की, हमें ये बताइए पहले। चाबी यही लोग आते ना, बाबू लोग, ये चपरासी लोग, तो चाबी यहीं धर जाती, यहीं से उठा देते। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। नागपुर से नंगे पांव पैदल चलकर बागेश्वर धाम जाने वाले एक शख्स बाबुल अहरवाल आज दमोह पहुंचे। उनकी मनोकामना पूरी होने पर वो इस पैदल यात्रा पर निकले हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बागेश्वर धाम के अनन्य भक्त, जो कि नागपुर से पैदल चलकर बागेश्वर धाम के लिए निकले थे। दमोह में आज उनसे मुलाकात हुई। आइए जानते हैं क्या मकसद है आपका, क्यों पैदल आ रहे हैं इतनी दूर से? मम्मी की तबीयत खराब रही, अब ठीक हो गई हैं, इसलिए अब पैदल आ गए थे हम। सपने में पूरी कामना हो गई थी हमारी। सपने में कभी देखे हैं बागेश्वर? क्या कहा आपने? कह रहे थे आ जाओ, जल्दी आओ। अब कैसी आपकी माँ की तबीयत कैसी है? अब तो सही हो गई है। कभी आप धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिले, जो वहाँ के पीठाधीश्वर है? नहीं मिले। नागपुर में मुलाकात हुई उनसे, उनके प्रवचन सुने। कैसे जानते हैं उनको आप नागपुर में? मोबाइल में देखते हैं। मोबाइल में देखते हैं उनको। और क्या तमन्ना लेके जा रहे हैं वहां तक? अब तमन्ना ये है, अब सही हो गई है, अब आने की कृपा से ठीक है। हम कब तक पहुंचेंगे? कितने दिन का सफर है आपका? अब 6 दिन का भाई, दमोह से। एक और भक्त हैं, जी बताइए आप हमें, कैसा लगता है जब ऐसे लोग लगातार आ रहे हैं? देवलिया जी, नागपुर से चलकर ये भक्त पैदल आए हैं और परम पूज्य गुरुदेव ने इनके सपने में आकर कहा कि तुम्हारी माता जी की तबीयत ठीक हो जाएगी और आप बागेश्वर धाम आइए। और इनकी श्रद्धा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, जो नागपुर से नंगे पैर पैदल चल के बागेश्वर धाम लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर रहे हैं। इनको मेरा प्रणाम है, प्रणाम। तो ये है एक बागेश्वर धाम के अनन्य भक्त जो दमोह से निकल रहे हैं। ऐसे भक्तों को हमारा सलाम। दिनेश प्यासी के साथ आजम खान। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। बिजली गुल होने के साथ जिला अस्पताल में छाया अंधेरा, मरीज होते रहे परेशान, व्यवस्थाएं नाकाफी। दमोह जौलपुर हाईवे पर लगा 12 घंटे का जाम, लोग होते रहे परेशान। दमोह नगर पालिका का अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आयोजित सम्मेलन स्थगित। दमोह के बजरिया वार्ड में लाखों की चोरी। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।